सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए अगला मॉक पेपर डिस्कस करेंगे। 4 मॉक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो हम जीएस के लिए 25 प्रश्न लेखपाल के लिए डिस्कस करते हैं और 25 ही प्रश्न आपके पेपर में जीएस के आने वाले हैं। तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करें। जीएस को कवर करने का एक ही मात्र तरीका है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पेपर में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें जो दिए हैं इनमें कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार में नहीं आता। 1944 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है 300 का में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बचा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मुकदमे में प्रतिपादित किया था? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय वाद या मुकदमे प्रतिपादित जो करता है उसमें इनमें से किसी एक में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है संविधान का, कि उसमें चेंज नहीं हो सकता है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसका सिद्धांत है ये इनमें से किसी एक वाद में दिया था। वो कौन सा वाद है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक जिसको माना जाता है तो वो है न्यायपालिका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो जो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए व्यक्तिगत अधिकार के लिए है तो मैंडेमस भी एक रिट याचिका को वारंटो भी है, लेकिन यहाँ हो रही है व्यक्तिगत अधिकार स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए याचिका है या रिट है, वो दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए यहाँ आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद है 19 उसमें होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी वाला जो अनुच्छेद 21 है उसमें विदेशी यात्रा के अधिकार के संरक्षण के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 21 में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इनमें जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 19। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 19। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए 17 का संबंध है आपका अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी अनटचबिलिटी अबॉलिशन से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो इरडा की स्थापना है वो हुई थी अप्रैल 2000 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अप्रैल 2000। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1956 में, 1956 में। ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे एक एक डेट, बहुत जो इम्पोर्टेंट संस्था है उनका डेट, जो फॉर्मेशन का डेट है वो आप ज़रूर याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? तो स्वाभिमान योजना का संबंध है आपका बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए पेपर में हमेशा ये भी एक फैक्ट जानना ज़रूरी होता है कि जो योजना कभी आपकी थोड़ा अलग लगती है, आपको यहाँ लगेगा नहीं कि ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित हो सकती है, हो सकता है आपको लगे कि ग्रामीण महिला अधिकारों से संबंधित है।
तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना होती है जिनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। स्वाभिमान योजना का संबंध है वो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कराई जाएं उससे संबंधित ये योजना है। अगला प्रश्न है, महावासी के लेखक पंतजलि हैं वो समसामयिक थे, तो यानी जो योग दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो ये किसके समकालीन है, सवाल में पूछा ये गया है। तो ये है पुष्यमित्र शुंग के। शुंग डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है जो मौर्य काल के बाद इस्टेब्लिश होती है। शुंग के बाद फिर कण्व आते हैं, तो शुंग कण्व हैं ये दोनों ही ब्राह्मण वंश हैं पूर्व मध्यकाल में। ये दो प्रमुख और एक सातवाहन, ये तीन प्रमुख ब्राह्मण वंश रहते हैं प्राचीन काल में। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से सवाल। जो शुंग वंश है इससे कई सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं। जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है वहाँ से, और ये योग दर्शन है, और मनु स्मृति वाला सवाल है, और ये पुष्यमित्र शुंग खुद 84,000 स्तूपों का जो विनाश करता इनको माना जाता है। तो ये इस टाइम जो इतिहास है थोड़ा मोड़ ले रहा है, सवाल वहाँ से ज़्यादा आते हैं जहाँ से इतिहास में थोड़ा चेंज होता है। तो मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है, और बहुत सारे सामाजिक आर्थिक स्तर पर यहाँ पे बहुत सारे चेंज होते हैं, धार्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसलिए ये जो पीरियड है पुष्यमित्र शुंग के समय का, शुंग वंश का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट से सवाल काफ़ी बनते हैं, तो यहाँ से पढ़ना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो सांख्य दर्शन में योगदान है महत्वपूर्ण कपिल का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। तो जो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शूद्रक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शतरंज के खेल का उद्गम किस देश में हुआ। तो शतरंज के खेल का उद्गम हुआ था भारत में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इस खेल का उद्गम मुख्यतः हुआ था गुप्त काल में, तो ये भी आपको दिमाग में रख लेना है, गुप्त काल में ही भारत में शतरंज का उद्गम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तोड़माड़ किस जातीय दल का आक्रमणकारी था। देखिए तोड़माड़ एक विदेशी आक्रमणकारी, ये जनजातीय आक्रमणकारी थे जो गुप्त काल में इनका आक्रमण होता है। तो ये हूण थे, हूण या हूण, तो हूण थे ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्कंदगुप्त के समय इसका आक्रमण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो भारत में बाल विवाह प्राचीन काल से बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जो वैदिक कल्चर है हमारा बहुत सही है, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम शायद दुनिया में सबसे आगे हों। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं थी हमारे वैदिक कल्चर में, ना ही कोई जातवाद था, ना ही कोई वर्ग भेदवाद था, कुछ भी बुराई नहीं। जो भी बुराइयां आती हैं बाद में उसमें ऐड की जाती हैं। तो जो बाल विवाह की प्रथा है आपकी कुषाण काल से शुरू होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। छुआछूत भी हमारे समाज में बहुत बाद में शुरू होती है, जब हूणों का आक्रमण होता है गुप्त काल, उसके बाद में वैदिक काल में कोई बुराई नहीं थी, कोई जाति आधारित समाज नहीं था, बहुत ही कर्म आधारित समाज था और बहुत सब कुछ सही था। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गांधार कला शैली का विकास सर्वाधिक किसके समय हुआ। तो ये ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ किसानों के समय हो गया, यहाँ पे आप सही कर लें, यहाँ हो जाएगा कुषाण में। कुषाण काल में गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास होता है कुषाण काल में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, गांधार कला का सर्वाधिक विकास है वो कुषाण काल में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो जो बामियान जगह है अफगानिस्तान में ये किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो ये थी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए, जिनको तालिबानियों ने बम के द्वारा उड़ा दिया गया। वही तो है, आतंकवादी लोगों में इतनी ही बुद्धि होती है, अगर इतनी ही अकल होती तो इतने पिछड़े हुए नहीं होते, वरना ये क्षेत्र है इतना पर्यटन का स्थल होता जो अफगानिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता था, लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है भला। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। यहाँ बात हो रही है दक्षिण भारत की, तो ये थे सातवाहन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, ये अपने माता के नाम से अपना नाम रखते थे, और बहुत सारी महिलाओं के बारे में इस काल में बहुत जानकारी मिलती है जो बहुत
महिलाएं थीं और ये शासन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल में भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज में थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राइट्स रोग की शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो ब्राइट्स रोग है ये हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुर्दा यानी किडनी को ये प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। इसीलिए कहते हैं जो लोग ज़्यादा कसरत करते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि मसल्स का निर्माण होता है। और प्रोटीन आप जहाँ सही से लेते हैं तो जो आपकी बैड फैट है वो आपकी ख़त्म होती है एक्सरसाइज करते हैं आप तो, और फिर आपके मसल्स जो टिश्यूज़ हैं उनका निर्माण होता है ज़्यादा, तो प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है इनमें से वो है विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी आपकी हैं वो सब वसा में घुलनशील हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस है वो आपकी जेनॉन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है ये। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। आपको इसकी राजधानी जाके देखनी है अटलस में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है? तो जो फरो द्वीप है ये इसको शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप में है, तो आपको इसको एटलस में जाके ढूंढना है। तो आज के मॉक टेस्ट पेपर में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे क्रेजी कॉम्पिटिटर चैनल पर भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबके लिए।